वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर सेकंड वीडियो है। ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी पार्ट पूरा एक्सप्लेन किया है। ये चैप्टर मैंने बोला था दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अब हम इवोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब जो पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 से चालू करते हैं। तो इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है। ओके, इवोल्यूशन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन मतलब क्या? इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे आने वाला चेंज है। अच्छा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देख, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आज से 7 करोड़ साल पहले हमको टेल था, और 4 करोड़ पहले वाले जो पूर्वज के फॉसिल्स मिले हैं उनके हिसाब से अगर देखने जाए तो हमको टेल नहीं है। मतलब 3 करोड़ साल लगे हमारे टेल को गायब होने के लिए। कितने साल लगे? 3 करोड़ साल। तो जब देखो कितना समय लगा है चेंज आने के लिए। तो ऐसा चेंज जो ग्रेजुअली हो, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, बहुत समय के बाद आए, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। जैसे एक पहला एग्जांपल है, पहले हमारे आज से अगर हम 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जाए, ईयर्स एगो, ओके, बिलियन ईयर एगो जाए, तो सिंपल एलिमेंट सिर्फ अर्थ पे प्रेजेंट है। ये सिंपल एलिमेंट से कंपाउंड बना, कंपाउंड से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने मिलके, फिर प्रिमिटिव टाइप ऑफ एकदम पुराने टाइप का सेल बना। ओके, एक ऑर्गेनिज्म बना जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। कहाँ मिला भैया? ओशियन में मिला। ओके, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो बदलाव आया है यहाँ से ये आने के लिए, ये सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कब मिला है? आज से 300 करोड़ साल पहले। मतलब 300 करोड़ साल पहले, मतलब 3 इसको बोलोगे 350 करोड़। ओके, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो मतलब, और 3 करोड़ को क्या बोलोगे? 3 बिलियन ईयर एगो। ओके, इतने साल, मतलब 50 करोड़ साल लगे यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो ये जो बदलाव आया, चेंजेस है, इसे भी एक इवोल्यूशन बोलोगे। इवोल्यूशन फटाक से नहीं आता है, इवोल्यूशन बहुत धीरे 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 आता है। ओके, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद आता है। 50 करोड़ साल बहुत ज्यादा होता है। सोचो अभी तक 2025 चल रहा है। ओके, यस। और तुम्हें आपको ये पता होना चाहिए इवोल्यूशन कैसे, इवोल्यूशन का डेफिनेशन है। ओके, ऊपर 4 सवाल पूछे हुए हैं पेज नंबर 3 पे, टॉप पे 4 सवाल। कैन यू रिकॉल? पहला क्वेश्चन क्या है? अपेंडिक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स का काम करता है। वहां पर ही लिख लो उसका आंसर, फॉर द सेल्यूलोज डाइजेशन। ओके, सेल्यूलोज क्या होता है? ध्यान से सुनो। सेल्यूलोज का मतलब होता है ना बालक, सेल्यूलोज एक सब्सटेंस है जो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? अपेंडिक्स काम करता था हमारे बॉडी में। ओके, आज भी ये फंक्शनल है अपेंडिक्स। जैसे काव, बफेलो, गोट, ओके, ये सब लोग आज भी लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, तो ग्रीन ग्रीन पार्ट, तो उनका अपेंडिक्स काम करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। हमने 1 लाख साल पहले फायर की खोज, आग की खोज की, तब से हम पका के खा रहे हैं। तो अब हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेशन होना बंद हो चुका है। ओके, हमारे अपेंडिक्स फंक्शन लेस है। ओके, तो वहां पर पूछा है कि इसका फंक्शन क्या था, तो हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? और विष्टम टीथ। विष्टम टीथ मतलब अक्कल का दांत। अक्कल के दांत का क्या काम है? तो अक्कल का दांत का भैया क्या चीविंग में हेल्प करता है? तुमसे पूछा है, काम करता है? तो यस, वो चीविंग में हेल्प करता था, और अभी भी करता, बट सॉरी अब नहीं करता है, पहले काम करता था। क्योंकि हम पहले ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स खाते तो चबाते थे बहुत ज्यादा टाइम तक। अब तुम काउस को देखो, अगर ग्रीनी लीफी कच्चा अगर तुम कुछ खा रहे हो और वो पचे तुम चाहते हो, तो इसके लिए ज्यादा टाइम तक चीविंग करना पड़ेगा, और हम पहले करते थे, अब नहीं करते। तो हमारा अपेंडिक्स काम भी नहीं करता, हमारे विष्टम टीथ भी कोई काम के नहीं है अब। ओके, अक्कल दांत। फिर उसके बाद अक्कल दांत 20 के एज के बाद आता है। ओके, आगे क्या लिखा है? डायनासोर बिकम्स एक्सटिंक्ट। क्या क्या रीजन? व्हाई? क्या रीजन था कि ऐसे बड़े बड़े एनिमल, डायनासोर जैसे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए? उसका प्यारा सा रीजन होगा, डू नॉट एक्सेप्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, डू नॉट अडप्ट इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंट में चेंजेस आया, उसको अडप्ट नहीं कर पाए। कौन? डायनासोर। इसलिए क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, और एक थ्योरी तो है जो तुमने सुना होगा कि बड़े बड़े मीटियोर्स गिरे थे। वो जब मीटियोर्स गिरे ना, तो उस टाइम पे, आज से 7 करोड़ साल पहले गिरा था वो मीटियोर। ओके, तो जब ये मीटियोर गिरा 7 करोड़ साल पहले, तो 90% से भी ज्यादा सब एनिमल्स, प्लांट्स मारे गए थे, मर गए थे। उसमें डायनासोर भी था, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट में चेंज आया उसे अडेप्ट नहीं कर पाया। तो वहां लिखना, यही रीजन लिखना कि डायनासोर डू नॉट एग्जिस्ट इन दी, सॉरी, डू नॉट अडप्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एक्सटिंक्ट। ओके, वो मर गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गए। आगे लिखा, व्हाई मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे? रीजन पूछा है, तो सेम रीजन लिखना, द एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नॉट
एडेप्टिंग द चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसको एडेप्ट नहीं कर पा रहे, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सर्वाइविंग ग्रीन। ओके, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। जैसे कि अभी 5G आया, 4G था, 5G आ गया, नेटवर्क में इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स क्या हो रही है, मर रही है। तुमने 2.0 मूवी देखा होगा, ओके, जिसमें ये दिखाने का ट्राई किया है कि जो नेटवर्क्स निकल रहे हैं, ओके, जो भी रेज निकल रही हैं, वो रेज कितनी हार्मफुल है, तो बर्ड्स मर रही हैं। तो ये बहुत प्यारा रीजन है। स्पैरो का नंबर बहुत कम हो गया था, अभी धीरे धीरे स्पैरो फिर दिखने लगी है। ओके, एडेप्ट कर रही हो कंडीशन को, एडेप्ट नहीं करेंगे तो स्पैरो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बहुत सारी बर्ड्स है जो एक्सटिंक्ट होते जा रही है। ओके, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है वो उसको क्या नहीं कर पा रही, एडेप्ट नहीं कर पा रही। ऑडियंस, आपको क्या याद होना चाहिए, देखिए, इवोल्यूशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए। ओके, इवोल्यूशन का डेफिनेशन और इवोल्यूशन कैसे है ये तुम्हें पता होना चाहिए। और फर्स्ट, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बना था उसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। और एक लाइन आपको याद होना चाहिए कि इवोल्यूशन हुआ, इसके लिए एक थ्योरी दिया गया है, उस थ्योरी का नाम क्या है। पेज नंबर 3 पे लास्ट पहले ही पैराग्राफ में, मतलब पहले ही रो में देखना, लास्ट में लिखा ग्रेजुअल डेवलपमेंट, लास्ट लाइन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे बदलाव हुआ है, इसके ऊपर जो थ्योरी दिया गया वो एक्सेप्टेड है। वहां जो लिखा ना वो आपको याद होना चाहिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। ये जो थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया पूरे वर्ल्ड वाइड ने, पूरे यूनिवर्स ने, सॉरी यूनिवर्स के, हमारे अर्थ पे, ओके, सबने एक्सेप्ट किया है। ग्रेजुअली चेंजेस आया है। फिर पेज नंबर 4 पे आओगे तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन दिया हुआ। अब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। इवोल्यूशन कहा गया कि इसे धीरे धीरे आया, तो बहुत लोगों ने माना, बहुत लोगों ने नहीं माना। फिर जो नहीं माना उन्होंने बोला हमें कुछ एविडेंस दो। एविडेंस तो हर जगह लगता है, एविडेंस एविडेंस। तो यस, एविडेंसेस दी गई। कितनी एविडेंसेस दी गई, 6 एविडेंसेस दी गई है कि ये सच में इवोल्यूशन हुआ है। मतलब ऑर्गेनिज्म में जो बदलाव आया है वो धीरे धीरे आया है। ओके, ऐसे अचानक से नहीं भगवान आए और बना के चले गए। ये अपनी अब धार्मिक बातें हो गई, सब अपने धर्म में अपना अपना मानेंगे, बट मेन मुद्दा ये निकलता है कि रियलिटी में जो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुअली चेंजेस हुआ है अकॉर्डिंग टू साइंस, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। सब धीरे धीरे चेंजेस आया, एटमॉस्फेयर में बदलाव आया, टेम्परेचर बदला, तो इसकी वजह से सब ऐसे इवॉल्व हुआ है, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो इसके लिए एविडेंसेस कितने दी गई हैं, 6 एविडेंसेस दी गई हैं, जिसमें से हम पहला एविडेंस पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो उसके लिए 4 पॉइंट क्या लिखोगे और कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे, मैं अभी यहाँ पर आपको लिख के दूंगा। इवोल्यूशन टॉपिक होने के बाद अब एविडेंसेस दिए हुए, इवोल्यूशन के एविडेंसेस मैंने आपको बोला था कि इवोल्यूशन के एविडेंसेस 6 दिए हुए हैं। एविडेंसेस का मतलब था सबूत कि हाँ इवोल्यूशन सच में हुआ है। इसके लिए सबूत कितने दिए गए, 6 दिए गए एविडेंसेस। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन एविडेंसेस बीच में लिखा हो और ऐसे उससे 6 बॉक्स निकले हों। ओके, अगर ऐसे सेंटर में लिखा हो इवोल्यूशन और इससे ही ऐसे 6 बॉक्स निकले होंगे, ओके, और इसमें पूछा रहेगा तो तुम्हें भरने आना चाहिए वो 6 एविडेंसेस क्या है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया, एनाटॉमिकल एविडेंसेस हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, ओके, कनेक्टिंग लिंक हो गया, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हो गया और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। दीज आर दी एविडेंसेस। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और ऐसे तो आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस 2 मार्क्स में, एनाटॉमिकल एविडेंसेस 2 मार्क्स में पूछ लेगा, तो 4 पॉइंट क्या लिखना है ध्यान दीजिए। तो पहला आपके बुक में दिया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नली दिखने वाला। जैसे एक्सटर्नली फीचर्स क्या क्या दिख रहे हैं, माउथ दिख रहा है, फेस दिख रहा है, हैंड दिख रहा है, नोज दिख रहा है, आईज दिख रहा है, हेयर दिख रहा है, ये सब एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया। तो पहला पॉइंट तो लिखते हो कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस। ओके, एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर है ये एविडेंस। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हो, देयर इज अ सिमिलरिटी। एनिमल में क्या क्या सिमिलरिटी है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। स्ट्रक्चर इन माउथ, माउथ का स्ट्रक्चर देखो तीनों एनिमल का, शीप है, फॉक्स है और पप्पी है। ओके, तो वहां पर आप देख सकते हो तीनों के स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, ओके, ब्लैक कलर का ये थोड़ा सा दिख रहा है सिमिलरिटी। पोजीशन ऑफ आईज, आईज का पोजीशन सेम है उनके। और क्या दिया हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नाक, ओके, उनका ब्लैक कलर का ये होता है ना, ये वाला पोर्शन, तो नॉस्ट्रिल्स का क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। और ईयर पीना मतलब कान, कान का जो एक्सटर्नल पार्ट दिख रहा है वो सेम दिख रहा है उनमें। और क्या दिख रहा है, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, उनके पूरे बॉडी के ऊपर क्या है, पूरा हेयर भरा है। तो ये सब उनके एक्सटर्नल फीचर्स हो गए, वो क्या है, एकदम सेम है। सर इतने सारे नहीं याद होंगे, एटलीस्ट 3 तो याद रखो, ओके, फीचर्स। ऐसे प्लांट में देयर इज अ सिमिलरिटी इन प्लांट, प्लांट में भी देख सकते हो, मैंगो है, चीकू है, गुआवा है, और तीनों में अगर देखिए क्या सिमिलरिटी दिखता है, लीफ का शेप, पत्ते का शेप सेम है। लीफ वेनिएशन का क्या मतलब होता है, ध्यान दो, अगर मान लो ये पत्ता है तो पत्ते में जो ऐसे ऐसे लाइन होता है, ओके, ये जो लाइन होता है उसको बोलते हैं लीफ वेनिएशन सेम है। और क्या बोला, लीफ पेटियोल का मतलब क्या होता है, पत्ता जो है, पत्ते की जो डंडी होती है, ओके, ये जो डंडी है
जो स्टेम से जुड़ी होती है, मान लो ये स्टेम है तो स्टेम से जुड़ने के लिए जो डंडी होती है, इस डंडी को पेटियोल बोलते हैं। तो ये तीनों में पेटियोल्स भी प्रेजेंट है, मतलब लीफ का शेप, लीफ का वेनिएशन और लीफ पेटियोल, ये सब क्या सिमिलरिटी होगी प्लांट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ इस सिमिलरिटी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब इन तीनों प्लांट का या फिर ऐसे तीनों एनिमल का, इन तीनों एनिमल का जो पूर्वज रहे होंगे, वो पूर्वज क्या रहे होंगे, एक ही रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, बदलाव आया और फाइनली वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल बन गए, इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, और इसीलिए तो ये एविडेंस है इवोल्यूशन का। अब इवोल्यूशन का दूसरा एविडेंस दिया हुआ जिसका नाम है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़ते हो, उसके भी 4 पॉइंट क्या लिखना है मैं लिखाता हूँ। अच्छा, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, लिखना चालू करो, कॉकरोच मार के खाना बंद करो। ओके, चलो एनाटॉमिकल एविडेंसेस होने के बाद अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस। जो हमारा एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, एनाटॉमिकल एविडेंसेस में भी तुम्हें 4 पॉइंट लिखने आना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स में एनाटॉमिकल एविडेंसेस आता है। तो रहेगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो 4 पॉइंट क्या है, पहला तो ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या है, देखो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनली। ओके, तो जो हमारे बोन्स प्रेजेंट है जैसे इंटरनली, तो ये इंटरनल अपीयरेंस के बेसिस पर है। जैसे मॉर्फोलॉजी किस पे था, एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो ये किस पर है, इंटरनल अपीयरेंस के बेसिस पर है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एनिमल्स, जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, देखो ह्यूमन हैंड लेना है और फोरलेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स मतलब ओके जो तुम्हारा मेल बुल होता है, ओके वो हो गया। एंड पेटिजियम ऑफ बैट, बैट जो होती है, बैट का जो पंख होता है, ओके यस, चमगादड़ का। और फ्लिपर ऑफ वेल, मतलब जो वेल होती है उसका जो तैरने के लिए वेल के पास जो फ्लिपर्स होते हैं, उन तीन अगर चारों में देखने जाए, ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ वेल और पेटिजियम ऑफ बैट, इनमें कुछ भी सिमिलरिटी दिखाई नहीं देता। और उसका यूजेस भी अलग है ना, मैंने पहले लिखा नो सुपरफिशियल, तो कुछ सिमिलरिटी है नहीं। आगे लिखा एंड आल्सो यूजेस ऑफ ईच ऑर्गन इज डिफरेंट, सबके ऑर्गन का यूजेस भी अलग अलग है। कहाँ देखो, ह्यूमन हैंड अलग अलग काम में यूज हो रहा है, फोरलेग ऑफ ऑक्स चलने के लिए काम आ रहा है, फ्लिपर ऑफ बेल तैरने के लिए काम आ रहा है, पेटिजियम ऑफ बैट उड़ने के लिए काम आ रहा है। तो सबका अलग अलग काम है, यूजेस भी सबका अलग अलग है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, फिर देयर इज अ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, उनकी सिमिलरिटी किसमें है भैया, इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन, जो बोन का स्ट्रक्चर है। अगर सबका बोन का स्ट्रक्चर देखोगे सर थोड़ा थोड़ा अलग है, पर है तो बोन ही ना, तो बोन का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो सेम है। और उनका जॉइंट, जब बोन और बोन एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो बोन और बोन जब जुड़े, जॉइंट इन ऑर्गन, ऑर्गन किसको बोला, बोन को बोल रहा है। जब बोन जुड़े हुए, दोनों हड्डियां जुड़ी हुई हैं, तो वो भी क्या है, सेम है। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बोन और जॉइंट इन ऑर्गन, ये दो चीजें जो क्या है, इन चारों में क्या है, ह्यूमन हैंड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ बेल एंड पेटिजियम ऑफ बैट, ये चारों में क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलरिटी, इस सिमिलरिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन चारों के जो पूर्वज रहे होंगे, एंसिस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज, दे हैव अ कॉमन एंसिस्टर, कॉमन मतलब इनके पूर्वज क्या रहे होंगे, सेम ही रहे होंगे। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है, आप ये चारों पॉइंट लिख लीजिए। ये चारों पॉइंट आप एग्जाम में ऐसे लिखिए, आपको पूरा 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। और इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दिया हुआ है। ओके, तो फिर आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू टेल करके 2 सवाल पूछा हुआ है, विच आर द डिफरेंट ऑर्गेनिक इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ओके, कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, तो ऑर्गन के बारे में आप बता ही सकते हो, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन्स है। ओके, किडनी है। इज ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू अस, क्या हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, तो इसका आंसर होगा यस भी और नो भी। सब ऑर्गन यूजफुल ना ही होगा, सब ऑर्गन नहीं। जैसे अपेंडिक्स हमारे बॉडी में ऑर्गन है पर वो कोई काम नहीं करता। ओके, तो इधर से अपना नए टॉपिक का जन्म होता है जिसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। इस पार्ट का ये लास्ट टॉपिक होगा, इस पार्ट नंबर 2 में। ओके, और इसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद के जितने भी आंसर होंगे वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो मैंने जैसे कहा था नोटबुक निकाल लो, ये जितने भी पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ इसे लिख के ले लो, इजी वे में आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसे समझिए टॉपिक को और लिख के भी रख लीजिए, नोट्स बनाइए। एक 200 पेज का नोटबुक बनाइए साइंस के लिए, साइंस 2 के लिए। और जो भी टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है, बट उसको आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और आप क्या कीजिए, उसे लिखिए अपने नोटबुक में और बाद में उसी को याद करके एग्जाम में लिख के आइए और मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। ओके, अभी तक हम देख रहे थे इवोल्यूशन के एविडेंसेस। इवोल्यूशन के एविडेंसेस में हमारे कितने एविडेंस हो चुके हैं अभी तक, हमारे हो चुके हैं 2 एविडेंस, एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल दोनों हो चुका है। वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का पहले आपको पता होना चाहिए वेस्टिजियल ऑर्गन कहते किसे, वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो, हमारे बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट हो बट वो क्या हो, यूजलेस हो, उसका कोई काम ही ना हो। हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, बट ऐसा ऑर्गन जो बॉडी में प्रेजेंट हो पर उसका काम ना हो तो उसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं।
तो डेफिनेशन क्या है, डीजनरेटेड, डीजनरेटेड मतलब धीरे धीरे वो खराब होते जा रहा है, डीजनरेट होते जा रहा है। ओके, अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब अभी डेवलप्ड नहीं, ओके, डेवलप ही नहीं हुआ, सब ऑर्गन डेवलप होकर काम कर रहे हैं और वो ऑर्गन क्या है, डीजनरेट, धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, साइज में छोटा होते जा रहा है, डीजनरेट हो रहा है और अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलप हो रहा है। ओके, यूजलेस ऑर्गन, वो ऑर्गन कैसा, यूजलेस, उस ऑर्गेनिज्म में, ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन। डेफिनेशन याद होना चाहिए, डीजनरेटेड और अंडर डेवलपमेंट, धीरे धीरे वो गायब होते जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट में है, यूजलेस ऑर्गन है, ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हो, वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, उसके बाद में एग्जांपल्स है तो वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल्स क्या है, अपेंडिक्स, मसल्स ऑफ ईयर, पीना हो गया, ईयर सिर्फ लिखोगे ना मसल्स ऑफ ईयर तो भी चलेगा, ईयर के जो मसल्स है हमारे कान के मूवमेंट नहीं होते बट बाकी एनिमल लोग मूवमेंट करते हैं, जैसे रैबिट मूवमेंट करता है, क्या काम के लिए, पता चल जाता है कि कोई मेरे ऊपर शिकार करने तो नहीं आ रहा है। जैसे डियर देखती कहीं और है, उसका कान वहां पर लगा देता है कि हाँ यहाँ से तो मूवमेंट नहीं हुआ है, यहाँ से कुछ आवाज तो नहीं आया, क्योंकि कभी भी उसके ऊपर हमला हो सकता है। तो मूवमेंट, जब हमारा शिकार होता था, जब हम भी एक टाइम पे जब डेवलप नहीं थे तो हमारे ईयर मसल्स काम करते थे, अब कोई काम नहीं करते। ओके, टेल बोन, पहले हमें टेल था तो टेल बोन का काम था, अब टेल नहीं है तो टेल बोन का भी कोई काम नहीं है, पर ये प्रेजेंट है पर इसका कोई काम नहीं है। ओके, वैसे विजडम टीथ, पहले उसका काम था चीविंग में काम करता था, अब कोई काम नहीं है। बॉडी के ऊपर हेयर, पहले हमारे बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर भरा था। बॉडी के ऊपर हेयर क्यों होता है, टेम्परेचर के लिए, कि टेम्परेचर जब ठंडी में बहुत कम हो जाता है, हम कपड़े थोड़ी ना पहले पहनते थे, पहले थोड़ी ना कपड़े थे, तो जो हेयर था वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता था। अभी बॉडी हेयर का भी कोई काम नहीं, अब धीरे धीरे हेयर्स भी एकदम कम होते जा रहे हैं हमारे बॉडी से। ओके, तो बॉडी हेयर ये सब क्या हो गया, हमारे पॉइंट्स हो गए, मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल्स हो गए। फिर तुम लिखोगे वो ऑर्गन पहले क्या करता था, आज वो यूजलेस है। जैसे कि अपेंडिक्स वाज यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज प्रीवियसली मतलब पहले काम करता था, अब वो प्रेजेंट में क्या है, वेस्टिजियल है। वैसे सेम विजडम टीथ पहले क्या काम करता था, चीविंग में काम करता था, आज क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वैसे सेम लिखो, ये ऐसे और बाकी का भी लिख सकते हो। टेलबोन प्रीवियसली काम मूवमेंट ऑफ टेल में हेल्प करता था, आज उसका यूजलेस है। बॉडी हेयर का भी लिख सकते हो, ऐसे करके पॉइंट बना सकते हो। ये मैंने 2 बना के दिया, मैं मानता हूं कि 2 आप बना लोगे, विजडम टीथ के ऊपर और बॉडी हेयर के ऊपर। लिखना है कि पहले चीविंग में हेल्प करता था, अब वो कोई काम का नहीं है। बॉडी हेयर पे क्या बनाओगे, बॉडी हेयर पहले बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता था और आज उसका कोई काम नहीं है। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन लिख दो। अब मैंने लिखा वेस्टिजियल ऑर्गन बनने में और पॉइंट क्या लिख सकते हो आप, इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू कन्वर्ट अ यूजफुल ऑर्गन इनटू अ यूजलेस ऑर्गन। मतलब एक जो ऑर्गन हमारे बॉडी में काम कर रहा है उसको यूजलेस बनने में, वेस्टिजियल बनने में हजारों साल लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके, एंड फिर क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे हमारे अंदर वो वेस्टिजियल है तो इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, वो फंक्शनल हो सकता है बाकी में। जैसे एग्जांपल दे दूं इसका, अपेंडिक्स का हमारे में यूजलेस है, किसमें यूजफुल है, यूजफुल देखने जाओ तो हमारे काव है, बफेलो है, उनमें क्या है, वो यूजफुल है। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे में वेस्टिजियल है वो जरूरी नहीं है दूसरे में वेस्टिजियल होगा। तो ऐसे करके मैंने 6 पॉइंट लिखे, और भी पॉइंट बना सकते हो आप। 2 पॉइंट बोला हूं कि बॉडी हेयर के ऊपर और टेल बोन के ऊपर आप बना सकते हो, ये आप बनाइए। और 6 पॉइंट वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टिजियल ऑर्गन पूछा जाता है तो वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर आपका 6 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन सबसे पहले, कभी भी कोई भी चीज लिखते हो आप, किसी का भी आंसर लिखते हो किसी भी टॉपिक का, तो उसमें सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखिए, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखिए। ओके, तो ये हमारा होता है पार्ट नंबर 2 खत्म। आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, बहुत इजी वे मैंने अपना ट्राई किया है कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये शेयर कीजिए। अभी तो ये नया चैनल मैंने बनाया है। ओके, ये पार्ट नंबर 1 है, मतलब फर्स्ट चैप्टर अभी बना रहा हूँ मैं, ऐसे धीरे धीरे करके पूरे सब चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, और आप जैसे शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि इजी वे में एक्सप्लेनेशन, हर एक टॉपिक का कैसे आंसर लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या है, सब कुछ उसे मिलेगा। ओके, फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आप उसे स्प्रेड कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।